गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th क्लास की बायोलॉजी। ठीक है, आज हम लोग 11th का क्लास स्टार्ट कर लेंगे, बायोलॉजी क्लास। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअल में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को आज पढ़ेंगे। ठीक है, साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट, और बिना लिखे मैं कुछ आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज के इसमें हमें पढ़ने की जरूरत है, क्यों जरूरत है। तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग हेडिंग डालते हैं, क्लास 11th बायोलॉजी। क्लास 11th की बायोलॉजी में टोटल 22 चैप्टर्स हैं। अब ये 22 चैप्टर 5 यूनिट में डिवाइड है। आइए सबसे पहले हम लोग वही देख लेते हैं। तो इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं मेरे बच्चों? 22 चैप्टर। एक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं। इस 22 चैप्टर्स को देखा जाए तो ये 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। 5 यूनिट्स में पहला यूनिट होगा हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। दूसरा है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तीसरा यूनिट होगा हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। चौथा यूनिट होगा हमारा प्लांट फिजियोलॉजी, और लास्ट 5th यूनिट हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ये टोटल के टोटल 22 चैप्टर से ये 5 यूनिट में डिवाइड है। पहला यूनिट हमारा होगा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। मेरे बच्चों मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि जब अभी हम एक एक करके हेडिंग डालेंगे यूनिट का तो हम लोग फुल फॉर्म तो वहां लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, दूसरा यूनिट होगा हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तीसरा यूनिट हमारा होगा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, फोर्थ यूनिट हमारा होगा प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, और लास्ट 5th यूनिट हमारा होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, तो टोटल हमें 5 यूनिट्स देखने हैं। अब जैसे इसकी बात करें, इसमें टोटल 4 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर होगा द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और तीसरा होगा प्लांट किंगडम, और फोर्थ होगा हमारा एनिमल किंगडम। ठीक है, तो ये चीज हम इसमें देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, इसमें भी 3 चैप्टर हम देखेंगे। इसमें भी देखेंगे हम 3 चैप्टर अप्रोक्स। इसमें 7 चैप्टर 5 चैप्टर अप्रोक्स इसमें देखेंगे। इसमें अप्रोक्स 7 चैप्टर देखेंगे। तो टोटल हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, अब आइए मैं यूनिट वाइज थोड़ा सा बता दूं, यूनिट वाइज कि स्कूल के जो 11th का एग्जाम है उसमें किसका कितना वेटेज है, यूनिट वाइज हम लोग बताएंगे। पहले हम बता रहे हैं। ठीक है, अगर हम स्कूल एग्जाम की बात करें, क्योंकि मेरे बच्चों पढ़ते समय ये चीज थोड़ा पता होना चाहिए कि हमें कौन से चैप्टर को कितनी वैल्यू देनी है। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, स्कूल एग्जाम की अगर हम बात करें तो इसका जो टोटल के टोटल स्कूल एग्जाम में आप जब एग्जाम देंगे तो आपके 70 मार्क्स के थ्योरेटिकल होंगे, 70 मार्क्स, और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स। तो वो थ्योरेटिकल मार्क्स आपके जो है उसमें से 12 मार्क्स के टोटल इस यूनिट से आपके कवर होंगे। 12 मार्क्स। ठीक है, 12 मार्क्स, इसमें भी 12 मार्क्स, इसमें भी 12 मार्क्स। इसकी बात करें तो इसमें 17 मार्क्स प्लांट फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें इसमें भी 17 मार्क्स। मतलब कि काफी अच्छी तरीके से हमें प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ना है, इसे भी पढ़ने हैं, क्योंकि अप्रोक्स से देखें तो इक्वल अमाउंट में सबसे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये तो हो गया हमारे स्कूल के जो 11th का आपका एग्जाम होगा उसके लिए। लेकिन अगर मैं नीट की बात करूं, जो कि 11th में जो अभी बच्चे आए हैं वो 2021 में भी नहीं बल्कि 2022 में एग्जाम देंगे। अगर उनकी बात करें, फिर सिलेबस में क्या चेंज हो जाता है वो हम नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। अगर मैं नीट की बात करूं, नीट की, तो नीट में अगर एक ही चीज आपको देखनी है बहुत अच्छी तरीके से कि 2 यूनिट पर आपको ज्यादा फोकस करना है। पहला यूनिट हमारा होगा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और दूसरा यूनिट हमारा है
ह्यूमन फिजियोलॉजी। इस 2 यूनिट को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो अराउंड 30 क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन आपके यूं ही सॉल्व हो गए। ठीक है, ये 2 यूनिट को अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो, क्योंकि ये जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है, इस यूनिट से अक्सर हर बार 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, इसी टाइप के यहां से क्वेश्चन आते हैं इस पहले यूनिट में से। तो ऑन एन एवरेज मैं बोल दूं, परसेंटेज की अगर हम बात करें, नीट परसेंटेज की कितना वेटेज है इस चैप्टर का, तो 14% वेटेज की बात। ठीक है मेरे बच्चों, इसकी अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एनिमल्स, इसका ज्यादा नहीं 5% वेटेज। अगर मैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कितना 9% इसका वेटेज। ठीक है, अगर प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें, बहुत लंबा यूनिट है लेकिन ज्यादा इसका वेटेज नहीं है मेरे बच्चों, इसका वेटेज सिर्फ और सिर्फ है, कितना हो गया 6%। और अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो इसका 20% वेटेज है। कितना इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो आपके जो 45 क्वेश्चन होंगे नीट के, उसमें से अराउंड 28 to 30 क्वेश्चन आपके इसी 2 यूनिट से कवर हो जाएंगे, एक ह्यूमन फिजियोलॉजी और दूसरा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो ये तो था हमारा एक एग्जाम के हिसाब से, जो कि पहले क्लास में बताना जरूरी होता है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमें कौन से यूनिट को कितनी वैल्यू देनी है, कौन से यूनिट को कितने स्टडी में लाना है। ठीक है, जब आप स्टडी करने बैठे हैं तो ये चार्ट आप अपने माइंड में रखिएगा कि इस चैप्टर से हमें इतने क्वेश्चन पूछने हैं, इसी हिसाब से आप याद करेंगे। वैसे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते रहना है ताकि आपको अपना लेवल भी पता चले और हर एक चैप्टर का लेवल आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, आज पहला क्लास है इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं। एक चीज और, हम जितनी भी चीजें आपको पढ़ाएंगे, मैं जितनी भी चीजें बोर्ड पे डिस्कस करूंगा, वो सारी की सारी चीजें एनसीईआरटी से होगी, एकदम फुल्ली एनसीईआरटी, कंप्लीटली एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर दे दिया, आउट ऑफ एनसीईआरटी था, तो उसका ग्रेसिंग मार्क्स उसको देना पड़ा। ठीक है, तो इसीलिए हमें फुल्ली फोकस करना है एनसीईआरटी पर। दूसरी चीज, हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास में हम आपको अंडरलाइन नहीं करवा सकते, आपको उसमें काफी टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए आपको करना क्या है कि जितनी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा बोर्ड पे, वो सारी चीज जब आप एनसीईआरटी रीडिंग मारेंगे तो जितनी चीजें मेरे नोट्स में आपको मिलेगी, वो सारी चीजों को आप एनसीईआरटी में अंडरलाइन करते जाएंगे, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक ओवरव्यू, इसको हमने देखना था। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई हमें पढ़ना क्या है आज। ठीक है, तो आज आइए सबसे पहले हम लोग पहला यूनिट का हेडिंग डालते हैं। हमारा यूनिट है, फर्स्ट यूनिट हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब मेरे बच्चों ये बताइए, मैंने पहला चैप्टर का हेडिंग तो, पहला यूनिट का तो हेडिंग डाल दिया, लेकिन इससे आप कुछ समझ पा रहे हैं? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड नाम से डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं? ये जो डाइवर्सिटी मैंने लिखा हुआ, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस, टाइप्स, बहुत सारी चीजें फैली हुई है, अलग अलग टाइप के, अलग अलग तरीके के, उसे ही हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए डिफरेंसेस या टाइप्स। ठीक है, इन द लिविंग वर्ल्ड मतलब कि वर्ल्ड में जितनी भी लिविंग चीज है, वो सारी चीजों के एक उसके बेसिक चीज के बारे में जानने को ही, कि किसका क्लासिफिकेशन किसमें हुआ है, किसमें कौन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, कौन कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर है, कौन अलग है, तो वो सारी चीजें इस यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसीलिए इस यूनिट का नाम पड़ा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड।
इस डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में कितने चैप्टर? 4 चैप्टर। तो 4 चैप्टर में हम लोग पहला चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? फर्स्ट चैप्टर बोलिए जरा। द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड। कोई आपसे पूछे कि लिविंग वर्ल्ड क्या होता है, तो आपको ये बताना है कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ये अमेजिंग स्पीशीज से भरी पड़ी है। द वर्ल्ड फुल फ्रॉम द अमेजिंग स्पीशीज। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट के ये ऑर्गेनिजम्स यहां एग्जिस्ट कर रही है, ये ऑर्गेनिजम्स यहां पाई जा रही है, उसकी इन्वायरमेंट ऐसे हैं। आप ये भी नहीं सोच सकते कि आप समुद्र के नीचे, बॉटम ऑफ द सी, सब बिल्कुल नीचे, वहां भी कोई स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही है। तो इस दुनिया में अलग अलग बहुत टाइप की स्पीशीज अपने इन्वायरमेंट के साथ एग्जिस्ट करती है, भरी पड़ी है, जो आप सोच नहीं सकते, उससे भी खतरनाक स्पीशीज। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? द लिविंग वर्ल्ड। ओके मेरे बच्चों। अच्छा, इस चैप्टर स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी, हालांकि आप 7th से अच्छी तरीके से पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैम लोग, जो सर लोग आपके होते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो वही चीज है, व्हाट बायोलॉजी इज व्हाट। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द बायोलॉजी, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि बायोलॉजी है? तो आप तो एक डेफिनेशन है वो बता सकते हैं कि द बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स अबाउट द लाइफ या अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। ये तो हमें पता चल गया। अब इस बायोलॉजी का डेफिनेशन इतना लंबा चौड़ा आप याद रखेंगे, उससे अच्छा जो मैं चीज बताने जा रहा हूं, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इस बायोलॉजी को आप तोड़ दीजिए 2 वर्ड में, एक बायोज और दूसरा लोगोस। बायोस का मतलब होता है मेरे बच्चों लाइफ या फिर लिविंग, और लोगोस का मतलब होता है मेरे बच्चों स्टडी, अध्ययन, पढ़ाई। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि 2 वर्ड मिलके बना है बायोलॉजी। तो लाइफ की या लिविंग की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम क्या कहेंगे? बायोलॉजी। समझ में आए बात? या फिर आप यूं भी बता सकते हैं कि द स्टोरी ऑफ लाइफ, स्टडी अबाउट द स्टोरी ऑफ लाइफ कॉल्ड बायोलॉजी। अच्छी तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, फादर ऑफ बायोलॉजी की अगर हम बात करें, थोड़ा सा इस चीज आज डिस्कस कर ही लेते हैं, छोटी मोटी चीजें, क्योंकि हम लोग अगले क्लास में तब स्टार्ट कर लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड। जब आप मैं ये पढ़ाना शुरू कर दूं कि लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तब आप समझ जाइएगा कि हमारा बायोलॉजी आज अच्छी तरीके से स्टार्ट हो गया। आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें, फादर ऑफ बायोलॉजी, एनीबॉडी? कोई जानते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी के बारे में? जानते होंगे, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल साहब को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। एक चीज याद रखिएगा, ये अरिस्टोटल साहब जो है ना, ये फादर ऑफ जोलॉजी भी हैं। फादर ऑफ जोलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को कहा जाता है। सर बॉटनी, बॉटनी के भी तो कोई फादर होंगे? यस, बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस, थियोफ्रस्टस साइंटिस्ट को हम फादर ऑफ बॉटनी कहेंगे। फादर ऑफ जोलॉजी अरिस्टोटल और फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरिस्टोटल। ठीक है, ये चीजें आप थोड़ा याद रखिएगा। अब आइए एक चीज आपको मैं बता दूं कि जब आप 11 से के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड को जब आप पलटेंगे, तो पहला पेज नहीं, दूसरे पेज में एक साइंटिस्ट का फोटो दिख रहा होगा खूबसूरत सा। वो साइंटिस्ट का नाम है अर्नेस्ट मेयर।
आप खोलिए, एनसीईआरटी अगर है तो खोलिए, देखिए लिखा होगा फोटो के नीचे, नाम होगा अर्नेस्ट मेयर। तो इतना बड़ा कॉलम, इसमें होगा वो साइंटिस्ट का फोटो है, और यहाँ पे नाम होगा उनका अर्नेस्ट मेयर है। मिला मिला, मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब अर्नेस्ट मेयर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों अर्नेस्ट मेयर ऐसे साइंटिस्ट हैं, जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता चलेगा इनके बारे में क्वेश्चन आता है। या तो इनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर इनके कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जाता है, या फिर इनके बर्थ प्लेस के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में क्वेश्चन आता है, इसीलिए इनको हम लोग पढ़ेंगे। तो एक हेडिंग डालते हैं हम, अर्नेस्ट मेयर, ERNST, अर्नेस्ट मेयर, MAYR, अर्नेस्ट मेयर साइंटिस्ट। इनकी बात करें तो इनका डेट ऑफ बर्थ, इनकी जो पैदाइश हुई है वो हुआ है 5 जुलाई 1904, 1904 में। और इनका जो डेथ हो गया, इनका डेथ कब हुआ मेरे बच्चों, बोलिए जरा, 2004 में। मतलब सिर्फ ये साइंटिस्ट 100 साल जिंदा रहे। 1904 में पैदा हुए और 2004 में इनका डेथ हो गया, ठीक है। कहां पैदा हुए थे ये चीज भी देख लो। बॉर्न इन कैम्पटेन, 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 कैम्पटेन कहां है, जर्मनी में। याद रखिएगा, थोड़ा सा पूछ लिया जाता है। तो कैम्पटेन जर्मनी में पैदा हुए थे, जर्मन बायोलॉजिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। कौन, अर्नेस्ट मेयर। और अर्नेस्ट मेयर साइंटिस्ट को हम लोग बोलते हैं, या फिर इनको कहा जाता है द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इनको क्या कहा जाता है, द, रुको मेरे बच्चे रुको, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, ठीक है, इनको कहा जाता है। एक चीज और इनके बारे में पढ़ लीजिए कि बहुत सारी चीजें आपको उस पेज में इनके बारे में लिखा होगा कि ऑर्निथोलॉजिस्ट भी हैं ये, टैक्सोनॉमिस्ट भी हैं ये, बहुत सारी चीजें आप वहां पे देख सकते हैं, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब आइए इनके बारे में कि इन्होंने क्या बताया था, वो चीज हम लिख लेते हैं। ही ऑल्सो पॉइंटेड द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीसीज। तो मतलब बायोलॉजिकल स्पीसीज के बारे में जो करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन चल रहा है स्पीसीज के कॉन्सेप्ट के बारे में, वो कौन बताए थे, अर्नेस्ट मेयर साइंटिस्ट साहब बताए थे। तो लिख लीजिए इनके बारे में, ही ऑल्सो pioneered the currently accepted definition of a biological स्पेसीज, ठीक है मेरे बच्चों। तो इनके बारे में याद रखिएगा, ही ऑल्सो pioneered द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पेसीज, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट के बारे में, अर्नेस्ट मेयर साइंटिस्ट के बारे में ये कुछ 4-5 चीजें आप याद रखिएगा। इनका डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा, ये कहां पैदा हुए वो याद रखिएगा, और इनको क्या लक़ब दिया गया, क्या नाम दिया गया इनको, इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। इन्होंने क्या चीज कंसेप्ट के बारे में बताया था, वो चीज, ही ऑल्सो pioneered द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पेसीज। तो मेरे बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, आते ही हमने 11th क्लास की बायोलॉजी स्टार्ट करी,
मैंने कहा कि इसमें टोटल 22 चैप्टर है। अब वो 22 चैप्टर 5 यूनिट्स में डिवाइड है। सारे यूनिट्स के नाम हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था। मैंने फिर एक ओवरव्यू देखा कि स्कूल एग्जाम में किसकी कितनी औकात है। हमने औकात को भी डिस्कस कर लिया कि बायोलॉजी में किस यूनिट की कितनी औकात है। ठीक है, फिर हम जब चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे तो फिर हम चैप्टर वाइज भी बताएंगे कि इस चैप्टर की औकात कितनी है। फिर हम नीट की बात करें, क्योंकि मेरे बच्चों में नीट के बारे में इसलिए इतना बकता हूं क्योंकि जो भी 11th में बायो रखते हैं, मोस्टली, मैं सबकी बात नहीं करता, 100 में से 90% बच्चे होते हैं जिनका ख्वाब होता है एमबीबीएस। और अगर आप मुझसे जुड़े रहे तो आई एम श्योर जब तक मेडिकल न भेजूंगा मैं सुकून नहीं लूंगा। मैं सुकून से नहीं रहने वाला जब तक आपको मेडिकल न पहुंचा दूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आपका साथ चाहिए, बस मैं जो पढ़ा दूं उसमें अपडेट रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि अगली क्लास में मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुंह ताकने लगो, पंखा गिनने लगो। मेरे बच्चों, इस तरह पढ़ाई नहीं होती है। टीचर के पास नॉलेज का भंडार होता है। अगर आप उनको अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे ना तो वो आपके सामने दिल खोल के पढ़ाएगा। जो चीजें नहीं भी बताने वाली थी ना वो भी चीजें अच्छी तरीके से बताएगा यार। क्योंकि आपसे और टीचर से रिलेशन सिर्फ क्या होता है पता है? एक पढ़ाई वाली। आप अच्छा सुनाओ टीचर को याद करके, टीचर अच्छा पढ़ाएगा। हमारा यानी टीचर का और स्टूडेंट का उसके अलावा, एजुकेशन के अलावा और कोई रिश्ता नहीं होता। तो इसीलिए जितनी चीजें मैं बता दूं उसके बारे में जरा अपडेट रहिएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, ये चीज मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं आपको, अगर आप हर दिन अपडेट रहना शुरू कर दिए, हर दिन पढ़ना है, एक लिमिटेशन बनाइए, एक बार बैठे पूरा चैप्टर पढ़ना है। अगर आप हर दिन पढ़ना शुरू कर दिए, हर दिन अपना एक रूटीन बना लिए कि हमें ये चैप्टर आज पढ़नी है, ये चैप्टर आज पढ़नी है, ये चैप्टर कल पढ़नी है, ये चीजें जिस दिन आपके माइंड में सेट हो गए ना तो एग्जाम से पहले सब लोग परेशान होते हैं। एग्जाम से पहले आप सोओगे क्योंकि आपकी प्रिपरेशन पहले से हो रही होगी। समझ रहे हैं? तो इसीलिए वो बच्चे की तरह ना करें कि जब एग्जाम करीब आए तो फिर पागल की तरह पढ़ रहे हैं और एग्जाम में जाके फिर समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम नीट की बात करें तो इस यूनिट का डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और ह्यूमन फिजियोलॉजी लास्ट यूनिट का बहुत अच्छा वेटेज है। तो ये दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। देखो तो सही यार, 14% वेटेज इसका, 20% इसका, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 30 क्वेश्चन आपके तो यहीं से सॉल्व हैं। 45 क्वेश्चन में 30 या 28 क्वेश्चन, 28 या फिर 30 आपके इसी 2 यूनिट कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रख करके पढ़िएगा। फिर मैंने आपको बताया बायोलॉजी के बारे में कि इसको मैंने तोड़ दिया समझने के लिए। देखो मैं इसका डेफिनेशन लिख सकता था लंबा चौड़ा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डिस्कस अबाउट द लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। समझ रहे हैं? बहुत सारा डेफिनेशन हो जाता है। इन विच वी डिस्कस अबाउट द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ये सारे के सारे डेफिनेशन है, लेकिन आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ कॉल्ड बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें अरिस्टोटल, फादर ऑफ जोलॉजी भी अरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी की बात करें, यहां पे ऐसे कर देता हूं मैं, फादर ऑफ बॉटनी की बात करें तो थियोफ्रेस्ट। समझ में आई बात? फिर मैंने एक साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किया, डाइवर्सिटी के बारे में। क्या है डाइवर्सिटी? वर्ड को समझिए, इसका मतलब होता है डिफरेंसेस या फिर टाइप। फर्स्ट चैप्टर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, फर्स्ट चैप्टर है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। जैसे ही आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो एक साइंटिस्ट आपको दिखेंगे, एरिस्ट मेयर साइंटिस्ट, जो पैदा हुए थे 5 जुलाई 1904 में और डेथ हो गया इनका 2004 में, मतलब 100 साल जी। इनका बॉर्न हुआ था कैम्पेन में जो कि जर्मनी में है, तो इसीलिए इनको जर्मनी बायोलॉजिस्ट कहा जाता है, जर्मन बायोलॉजिस्ट। ठीक है, इन्होंने क्या चीज के बारे में बताया था? ही ऑल्सो पॉइंटेड द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीसीज। बहुत सारी चीजें इन्होंने बताया, लेकिन हमारे 11th में जो मेंशन है उन्होंने ये चीज को, उनके कॉन्सेप्ट में हमें यही पढ़ना है। ठीक है, बायोलॉजिकल स्पीसीज के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया था स्पीसीज के बारे में, जब हम
क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम स्पेसीज की बात करेंगे, तो स्पेसीज में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जैसे ही आएंगे उसमें हम लोग हेडिंग डाल देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड, और हम अच्छी तरीके से बायोलॉजी अपना 11th का चलता रहेगा। तो मेरे बच्चों जब तक के लिए इजाजत दीजिए, आप पढ़ते रहिए, कहीं कोई डाउट आए बिला झिझक पूछिए, मैं तैयार हूं। जब तक के लिए बाय, हैप्पी लर्निंग।